एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम डिस्क्राइब हुए, ठीक है। द फर्स्ट मॉडल वाज थॉम्सन मॉडल, सुना है? थॉम्सन मॉडल, दैट इज वाटरमेलन मॉडल। हाँ, वाटरमेलन मॉडल, लाइक ये पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है और बीच बीच में सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। दैट वाज द फर्स्ट मॉडल, राइट। थॉम्सन मॉडल बोलते हैं इसको और वाटरमेलन मॉडल करके इसको नाम देते हैं। आफ्टर दैट आया रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एक न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, एंड दिस मॉडल इज कंटिन्यू टिल डेट, दो there are some limitations in the Rutherford model. Those limitations were overcome by Bohr's, and then the Bohr's model, there were some limitation of Bohr's model, and that was overcome by some other, and then accordingly further जो इसका improvisation है वो continue है, right? तो हम इसमें जो moreover पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे Rutherford model and the Bohr's model। तो Rutherford model हुआ that is by the alpha particle scattering method। एक गोल्ड शीट लिया, एक गोल्ड शीट, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए, गोल्ड शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए। सो व्हाट इज फाउंड कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, एंड थोड़े से अल्फा पार्टिकल थे जो अपने पाथ से वापस आ गए, जो जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ गए, ठीक है। सो दैट वाज एक जो ऑब्जर्वेशन थी। इस ऑब्जर्वेशन के लिए जब ग्राफ ड्रॉ किया, दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट गिवन एंगल, सो इट इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल गोन स्ट्रेट and a negligible particle return back, negligible particle, right? And this is pi by 2 deviation, ठीक है। This is number of particles scattered at angle theta, right? तो on the basis it was given कि यहां पर कुछ है, ठीक है, which repel the alpha particles, so it will be called as positive part, और इसको नाम दिया न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस नाम दिया। देन क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, सो दैट्स व्हाई द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, यानी सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है जो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक मॉडल डिस्क्राइब किया गया जिसमें कहा गया कि एटम कंसिस्ट न्यूक्लियस, the whole positive charge is in that, and electrons are orbiting around the nucleus, right? Electrons are orbiting around the nucleus। इसमें कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स है, लाइक ये जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ जिस डिस्टेंस से, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये न्यूक्लियस की एक्सिस से जिस डिस्टेंस पे है, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। एक बार ये कर लो, फिर मैं आपको बहुत और डिटेल में बताता हूँ। इसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, और जितना एंगल ये अपने पाथ से बेंड हो गया, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल या डेविएशन एंगल। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन था। ओके, these were lead bricks used बेसिकली ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, तो एक पाथ दिया, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल, ओके,
एंड ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिससे वो क्या है, फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, इसको रोटेट करते गए. सो देन व्हाट इज फाउंड, अबाउट 1 in 8,000 इज रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक है, अबाउट 1 in 8,000 इज रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक है, अराउंड 40.14% समथिंग passes through deviation of 1 degree. तो इससे कंक्लूड हुआ कि मेजर पार्ट इज व्हाट, वैकेंट, राइट. ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज व्हाट, ऑलमोस्ट सीधे 0 डिग्री. ए बहुत थोड़े से पार्टिकल हैं जो 180 डिग्री पे वापस हुए. 180 डिग्री मतलब रिफ्लेक्ट बैक. ओके, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is the distance from gold atom from where alpha particle return back while moving along axis of gold nucleus या gold atom, right. At this distance kinetic energy of alpha particle is converted into potential energy. Right? What happened? हमने अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, ठीक है, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव. सो देयर इज ए रिटार्डेशन अमंग दो, एक रिटार्डिंग फोर्स होगी. तो उससे क्या होगा, वो रिटार्ड होता जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा. और फिर उसके बाद ड्यू टू रिटार्डिंग फोर्स इट विल रिटर्न बैक. तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे आके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अल्फा इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, याद है कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन R, के 1/4πε0, Q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस ZE, Z मान लेते हैं, वैसे 79 होता है ना, अपॉन R0. So R0 is 2e ZE 4πε0 into K alpha, kinetic energy of alpha particle. So using this you can calculate the closest distance of approach. Okay? Now impact parameter. Impact parameter. ये हमारा गोल्ड न्यूक्लियस है, ये एक्सिस है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये वेलोसिटी वेक्टर है
और इस डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, सो इम्पैक्ट पैरामीटर इट इज डिस्टेंस of velocity vector, distance of velocity vector of alpha particle from axis of gold nucleus when alpha particle is far away. When alpha particle is far away. करेक्ट। जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसकी जो ऑब्जर्वेशन आई, उन ऑब्जर्वेशन में अब ऑब्वियसली इट वाज एन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो स्कैटरिंग ऑब्जर्वेशन ही थी, राइट। majority of alpha particle passed straight around कितना 0.14% particle deviate by angle more than 1 degree, more than 1 degree, 1 डिग्री कितना होता है, बहुत थोड़ा सा, उतने एंगल पे भी डेविएट होने वाले सिर्फ 0.14% थे, राइट। अराउंड 1 in 1000, 1 in 8000 deviate more than 90 डिग्री। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन में क्योंकि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था तो इसके अलावा और ऑब्जर्वेशन होनी भी क्या थी, राइट। अब इसमें जो कंक्लूजन है, दिस कंक्लूड दैट major part is vacant, atom consists a core called nucleus consisting total positive charge of atom, ठीक है। एक कोर है, कैसे, क्योंकि कुछ तो रिफ्लेक्ट हुए है ना, तो वो कहीं कोलाइड होके रिफ्लेक्ट हुए, कहीं कोलाइड होके रिफ्लेक्ट हुए, तो कुछ तो है जो कोलाइड जिससे वो रिफ्लेक्ट हुए, उसको कोर बोला। राइट। साइज ऑफ न्यूक्लियस is of the order of 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 meter. Size of atom is of the order of 10 to the power minus 10 meter. ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एटम का साइज है और न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। सो देन मेजर पार्ट ऑफ एटम क्या हो गया, वैकेंट हो गया, राइट। देन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
ये रदरफोर्ड मॉडल को हम सन एंड प्लैनेट मॉडल भी बोलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को सन एंड प्लैनेट मॉडल बोलते हैं, जैसे थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, ऐसे रदरफोर्ड मॉडल को सन एंड प्लैनेट बोलते हैं। लाइक जैसे न्यूक्लियस इज एज गुड एज सन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एज गुड एज प्लैनेट्स, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस in circular orbit as planet around sun. As planet around sun. सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी हम सर्कुलर मोशन में होते हैं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। Centripetal force required for circular motion is provided by electrostatic attraction. Between electron and nucleus. First, an accelerating charge produce electromagnetic wave. ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, सर्कल में है तो एक्सेलरेटेड है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेटेड है तो उसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और जब वो एनर्जी लूज करेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो इस एनर्जी लूज करेगा तो उसका सीन कैसा होना चाहिए, राइट? ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो जब कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है तो इट विल टेक अ पाथ लाइक दिस, और फाइनली इट मस्ट कोलाइड विद द एटम। न्यूक्लियस से कोलाइड करना चाहिए, तो स्टेबिलिटी मिसिंग है, जो एटम की स्टेबिलिटी है वो मिसिंग है रदरफोर्ड मॉडल में, राइट? So that was big limitation. An accelerating charge produces electromagnetic wave. So electron. So orbiting electron must radiate energy due to continuous loss of energy, due to continuous loss of energy in radiation, electron collapse collide कर दो, इलेक्ट्रॉन collide with nucleus following a spiral path, following a spiral path. That is, this model is not stable.
दैट इज दिस मॉडल इज नॉट स्टेबल, यानी जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में है, राइट। नाउ सेकेंड, as any radius of orbit is possible, so radiation of all frequency, so radiation of all frequency is possible, that is spectrum of atom must be continuous, must be continuous. But experimentally it is found that atomic spectrum is line spectrum. Atomic spectrum is line spectrum. So these were the major limitations of this model. ठीक है, अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया किसने? बोर्स मॉडल ने, राइट। So the next is Bohr's model. Bohr's model of atom. इसने कॉन्सेप्ट दिया स्टेबल ऑर्बिट का, राइट। स्टेबल ऑर्बिट, व्हाट इज दिस? right, electron revolve in only those orbits in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, that is m mass of electron, Vn, Rn is equal to Nh upon 2 pi. These orbits are called stable orbit. जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में होता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, राइट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in these orbits does not radiate energy, एनर्जी रेडिएट करता ही नहीं है, राइट। जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है
वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, हो गया। ये तो फर्स्ट लिमिटेशंस बोर की। ठीक है, सेकंड जो रदरफोर्ड की फर्स्ट लिमिटेशन थी उसका सॉल्यूशन। सेकंड, अब ऑर्बिट से हायर द ऑर्बिट ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफाइंड ऑर्बिट में ही हो सकते हैं। तो whenever it move from one orbit to another orbit, it will gain or lose energy, right? तो वो एनर्जी स्पेसिफाइड एनर्जी है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर आएगी, राइट? तो इसलिए जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, राइट? जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, करेक्ट? एनर्जी of a stable orbit is fixed when electron jump from high energy level to lower energy level. The difference of energy is emitted as radiation. So spectrum is not continuous but line spectrum. नहीं, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी is equal to emitted energy. So EI minus E final is equal to H nu. Energy of photon, that is H nu. Of Bohr's model. First, Bohr's model is for hydrogen-like single electron atom. जो बोर्स मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन it cannot be extended to even 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन आ जाएगा, राइट?
The second is, though Bohr's model explain लाइन स्पेक्ट्रम, वो लाइन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर रहा है, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन some favorable transitions नहीं, इसको ऐसे लिखो, it failed to explain why some transition are preferred over other. Why some transitions are preferred over other, that is why intensity of some line is more. राइट, ये लिमिटेशन क्या है? देखो, लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट होना। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट होना। चलो हम बात करते हैं, 3 वेवलेंथ एमिट हो रही है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। हम ये मान के चलते हैं, एक वेग से एग्जांपल, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, उसमें 3 ही लाइन्स हैं। वो 3 लाइन, एक रेड कलर हो गया, एक ग्रीन कलर हो गया, एक ब्लू कलर हो गया। जब हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलाता है ग्रीन कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, रेड कलर की इंटेंसिटी कम है और ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम है। तो वो ग्रीन कलर की इंटेंसिटी क्यों ज्यादा है? बेसिकली जो ग्रीन कलर वाले ट्रांजिशन है वो ज्यादा हो रहे हैं, तभी तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। जितने ज्यादा ट्रांजिशन उतने ज्यादा फोटोन, जितने ज्यादा फोटोन उतने ज्यादा इंटेंसिटी। तो इट मीन्स रेड कलर का जो ट्रांजिशन जिस लेवल से जिस लेवल पे हो रहा है उससे ज्यादा ट्रांजिशन ग्रीन कलर वाले हो रहे हैं, ठीक है, और ब्लू कलर वाले भी कम हो रहे हैं। तो व्हाई अ सर्टेन ट्रांजिशन इज परफेक्ट, राइट? आई गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर दैट। ये हो गया ना, राइट? देखो, ये हमारा सपोज एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से यहां पहुंचा, राइट? ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 4th लेवल पे। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये 4th से 1st पे वापस कितने तरीके से आ सकता है? ठीक है, दैट मच नंबर ऑफ लाइन्स विल बी देयर, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब वो किस किस तरीके से आ सकता है? द फर्स्ट, 4 से पहले 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। Then it may come 4 to 2, 4th line, 2 to this. It may come this to this and this to this. This is 5th line. Or it may come directly from here to here. That is 6th line. तो टोटल 6 लाइन्स मिलेंगे। It can come from 4th level to 1st level by 6 different ways. So accordingly 6 different लाइन्स मिलेंगी। तो इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें 6 लाइन होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि लाइन नंबर 3 and 4 की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। लाइन नंबर 3 and 4 की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इट मींस ये वाला ट्रांजिशन ज्यादा हो रहा है। लाइक वो हर तरीके से ये भी है लाइन है, लेकिन ये लाइन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो दैट मीन्स ये वाला ट्रांजिशन ज्यादा हो रहा है। तो व्हाई दिस ट्रांजिशन इज प्रेफर्ड? दैट बोर्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन। ओके, तो बोर्स मॉडल ने ये तो बता दिया कि 6 लाइनें मिलेंगी,
बट 6 में से वो 2 लाइनें क्यों ज्यादा मिल रही है, 4 लाइनें क्यों कम मिल रही है, दैट मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, राइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। नाउ RVE ऑफ बोर्स मॉडल। देखो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उससे आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, राइट। हमें रेडियस निकालना है, स्पीड निकालनी है और एनर्जी निकालनी है। इसके लिए हम 2 इक्वेशन यूज करेंगे, वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अनदर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स equals इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई mv² बाई r इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन k, क्यों बोल रहे हैं, Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 देखो बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ए हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हाइड्रोजन लाइक एटम तो Z इज इक्वल टू 1 होता है, बट हम क्या है, हम इसको डिराइव कर लेते हैं फॉर एनी एटम, बाद में Z इज इक्वल टू 1 रख देंगे, जिससे तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सबके लिए, राइट। तो न्यूक्लियस ZE अपॉन RN स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर होता है, ये RN एक RN कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास MVN स्क्वायर RN इज इक्वल टू KZE स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक ही इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बाय बोर्स पोस्टुलेट, बाय बोर्स पोस्टुलेट। MVNRN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब आप इक्वेशन देख के देखो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो तो V आ जाएगा ना, राइट। एंड K, मैं K यूज करूंगा लास्ट तक, आप K को जहां चाहो वहां मर्जी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो VN इज इक्वल टू K ZE स्क्वायर 2 पाई अपॉन NH, राइट। एंड इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर 2 पाई अपॉन NH, 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ठीक है, अब V की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो तो R आ जाएगा, या सेकंड में डाल दो तो R आ जाएगा, ठीक है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2, M ये वाली रखूंगा मैं, K वाली है ना, K ZE स्क्वायर अपॉन, ये रख लेते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट NH
आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये 2 कैंसिल, देन आर एन इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ये मैंने के क्यों लिखा जब मैंने ये वाला यूज किया, पाई जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस आ गया। नाउ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। राइट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो माइनस साइन आएगा, माइनस के Q1 इलेक्ट्रॉन Q2 न्यूक्लियस अपॉन R। अब R की वैल्यू रख दो, तो U इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन R। R की वैल्यू वही n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर चला जाएगा पाई जेड ई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो। सो दिस इज पाई पाई कैंसिल, एक m गायब है कहीं, इधर आएगा, यहां पे m आएगा। ओके, ये m यहां आएगा, है ना, तो यहां पे m भी आएगा, राइट। तो दिस इज -m जेड स्क्वायर E4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। मेरे को कैसे पता चला कि m गायब है? ये दोनों में सेम होता है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो सेम होता है, ये इसका डबल होता है। ये 1/4 है ना, वो 1/8 है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है माइनस में। ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E is equal to kinetic energy plus potential energy.
So that is minus mz square E4 8 epsilon naught square n square h square. एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम सब में z इजिकल टू 1 कर देंगे तो आ जाएगी. ओके